सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ था अपुआ तंत्र। और अपुआ तंत्र में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की थी, गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानकारी हासिल की थी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह भी काफ़ी बड़ा नदी तंत्र है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट में भी इसमें से सिलेबस दे रखा है। आशा है आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील से में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार ये बताता हूँ आपको, जब भी ज्योग्राफी का काम करें, आपका मैप इंडिया का या फिर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का आपके सामने हो या आपके दिमाग में हो, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ इसे सामपोंगो नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सामगोपो। दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरुआ 7,755 मीटर के निकट एक गहरे महाखंड पर निर्माण करती हुई एक प्रबुल्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह सिंसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदियाँ कस्बे में के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाईं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिमांग, सिंगांग, लोहित मिलती है और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा ब्रह्मपुत्र के असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी, दिहिंग, धनसरी दक्षिण है, जबकि बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कागेग, मानस, संकोश है। सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और अंत में यह नदी पद्मा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन व तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। प्रायद्वीपीय अपुआ तंत्र क्या है? प्रायद्वीपीय अपुआ तंत्र हिमालय अपुआ तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों के प्रौढ़ावस्था और नदी की घाटियों के चौड़ा और उथला दोनों में प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदी गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुस्थित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती और ये 12मासी नदी है। यदि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। प्रायद्वीपीय अपुआ तंत्र विकास अति प्राचीन काल में 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं से आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपुआ तंत्र के स्वरूप में प्रदान किया गया। आरंभिक ट्रेजरी काल के दौरान प्रायद्वीप पश्चिम पार्श्व अवतल पर दशाओं, जिसे यह समुद्र तल के नीचे चला गया। इसे मूल जल संभर दोनों नदी सामान्यतः समिति योजना में गड़बड़ी हो गई और हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी भाग में अवगत हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटियाँ बह रही हैं और
पद पदार्थ मूल दरारों से भर गया, इसलिए इस नदियों में जलोढ़ डेल्टा निष्केष की कमी पाई जाती है। और उसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया और परिणाम इसका हुआ बंगाल की खाड़ी से उन्मुख हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पिछले पीरियड में पढ़ा, आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। आशा है ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जितने भी प्रश्न हैं, नोट्स हैं, वो आप तैयार कर लेंगे परीक्षा की दृष्टि से, प्रोडिक्ट टेस्ट की दृष्टि से। और एक मैं बार बार सुबह भी जब आपकी क्लास गूगल मीट से चल रही थी तब भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, आपके लिए ही है ये। हम भी समझते हैं कि इस आधुनिक जो तकनीक है इनसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये सभी अपना रहे हैं, तो आप भी अपनाएं और इसको एक किस्म से रूटीन में क्लास की तरह, स्कूल की तरह माने, तभी इंटरेस्ट आएगा। और रही बात पढ़ाई की, प्यारे बच्चों, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। यदि हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे कि कब ये सही परिस्थितियाँ होंगी, कब ये होगा, सब कुछ सही होगा। और सिलेबस भी शॉर्ट हो गया है सब कुछ, लेकिन शॉर्ट का मतलब भी तो तभी है नहीं जब कुछ करेंगे, इससे जुड़ेंगे, इससे आपके पास वही टीचर है, वही प्लेटफॉर्म है, वही चीज़ें हैं सारी, लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे ये नहीं पता। मेरा बार बार आग्रह है, टेस्ट हो या जब भी कभी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको सभी तुरंत फॉलो करें, ऐसा मेरा मानना है। आशा है आप इन चीज़ों को लागू करेंगे। धन्यवाद।